दोस्तों, आज हम आदित्य सर की बुक के बारे में देखेंगे। पार्ट 5। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य काल का वह मौर्य सम्राट कौन था जिसने अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत में एक व्यापक और संगठित गुप्तचर व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से एक ऐसा सूचना तंत्र विकसित किया था जो न केवल बाहरी दुश्मनों पर नजर रखता था, बल्कि साम्राज्य के भीतर भ्रष्टाचार और विद्रोह को संभावनाओं को भी खत्म करता था। चाणक्य ने गुप्तचरों को राजा की आंखें और कान कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक। उसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके किया था। चंद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। वो उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल क्षेत्र तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? 321 ईसा पूर्व में हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य बनाया जो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? प्रथम बुलाई गई थी स्थूल बाह के द्वारा। उत्तर भी हो जाएगा इसका। व्याख्या देखते हैं। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन लगभग 300 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूल ब्राह्व ने की थी। इसी संगीत के दौरान जैन धर्म में वैचारिक मतभेद उभर कर आए, जिसके परिणाम स्वरूप जैन संघ दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपने अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है? उत्तर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन प्राचीन भारत में अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी स्थापना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रांतीय विभाजन, नौकरशाही और गुप्तचर तंत्र के मार्गदर्शन से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक राजदूत था जिसे पश्चिम एशिया के यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। इसका देखते हैं। इसका हो जाएगा मेगास्थनीज को मतलब भेजा गया था। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटस ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उन्होंने इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जो मौर्य काल प्रशासन और समाज की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में देखते हैं। किस सम्राट को शासनकाल में मौर्य स्थापत्य कला में बड़ी प्रगति हुई? अशोक का हो जाएगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पूरे साम्राज्य में एकाश में स्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाए थे। अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए थे, जिनमें सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। अशोक के अभिलेख के बारे में जानते हैं। अशोक के प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ मुख्य रूप से किस चट्टान पर बने थे? बलुआ पत्थर के चट्टान पर बने थे। अशोक के प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास चुनार की पहाड़ियों से प्राप्त लाल और पीले चित्तीदार बलुआ पत्थर से बने थे। अशोक के स्तंभों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एकाश में थे, जिनका अर्थ है कि पूरा स्तंभ पत्थर के एक ही बड़े टुकड़े को काटकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक के कितने प्रमुख शिलालेख हैं? 14। सम्राट अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख हैं जो विभिन्न स्थानों पर उत्कीर्ण हैं। धर्म, नीति, नैतिकता, अहिंसा और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित हैं। कुल अभिलेख 33 है, जिनमें 14 प्रमुख शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, लघु शिलालेख, गुफा लेख आदि शामिल हैं। अशोक स्तंभों की शास्त्रीय विशेषता क्या थी? उनके शीर्ष पर सिंह की मूर्तियां बनी हुई थी, शास्त्रीय विशेषता थी। धर्म प्रचार के लिए स्थापित अशोक स्तंभों की शास्त्रीय विशेषता उनके शीर्ष पर सिंह की मूर्तियां होनी थी। विशेष रूप से भारत का राष्ट्र प्रतीक सारनाथ स्तंभ, जिस पर चारों सिंहों की संयुक्त मूर्ति प्रसिद्ध है। ये स्तंभ एक ही पत्थर पर बनाए गए हैं। आकार में ये आधार पर मोटे और ऊपर से पतले शीर्ष पर होते हैं।
अगला क्वेश्चन होते हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख में मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था। उत्तरी पश्चिम भारत और अफगानिस्तान जैसे कांधार के कुछ हिस्सों में शिलालेख को खरोष्ठी यानी दाएं से बाएं ग्रीक और आरामी भाषाओं लिपियों में भी पाया गया है, क्योंकि वहां सांस्कृतिक प्रभाव अलग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकेमेडिनस फारस से उत्पन्न किस विदेशी तत्व ने मौर्य मूर्तिकला को प्रभावित किया? इसका हो जाएगा, कौन प्रभावित किया देखते हैं। इसका हो जाएगा साहसिक एवं व्यापक यथार्थवाद प्रभावित किया। मौर्यकालीन दरबारी कला विशेषकर अशोक स्तंभों के शीर्ष में अकेमेनिड फारसी यथार्थवाद का प्रभाव दिखता। हैदरी जैसे साहसिक आकृतियां, मिरर पॉलिश और घंटाघर आधार। अशोक ने फारसी परंपरा की तरह खंभों पर राजाज्ञाएं पिटवाई। हालांकि मौर्य स्तंभ एकात्मक थे, जबकि फारसी स्तंभ जोड़कर बनाए जाते थे। सिंह, बैल और हाथी के शीर्ष फारसी यथार्थवाद और भारतीय प्रतीकवाद का मिश्रण है। पाटलिपुत्र के 80 स्तंभ भी महल की तुलना में अक्सर फारस के परलोलियस से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जानवर मौर्य पत्थर के स्तंभों पर नहीं पाए गए? शेर, सांड, हाथी या गरुड़? गरुड़ नहीं पाया गया। मौर्य काल के पत्थर के स्तंभों पर मुख्य रूप से शेर, सांड, हाथी जैसे घोड़ों की आकृतियां पाई गई, जबकि गरुड़ का उपयोग मौर्य काल के बाद गुप्त काल के दौरान राजकीय प्रतीक और स्तंभों यानी एरन का गरुड़ स्तंभ पर प्रमुखता से किया गया था। सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष पर सांड, हाथी, घोड़ा से एक चक्र के साथ उत्कीर्ण है। लौरिया नंदगढ़ में शेर, शंखिसा में हाथी और रामपुरा में सांड के स्तंभ शीर्ष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग अशोक स्तंभ स्थलों से सही सुमेलित है? लौरिया, नंदगढ़, बिहार ये सही सुमेलित है। अशोक स्तंभ लौरिया नंदगढ़ बिहार में स्थित है, जहाँ एकल सिंह शीर्ष वाला स्तंभ विद्यमान है। यह स्तंभ अशोक के शीर्ष स्तंभ लेखों में से एक है, जिस पर धर्म से संबंधित उपदेश अंकित हैं। सारनाथ अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश में है। सांची स्तंभ मध्य प्रदेश में और अमरावती स्तंभ आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य प्रशासन। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की, जो मुख्य रूप से शासन कला से संबंधित है? कौटिल्य हो जाएगा। अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी, जो शासन और राजनीति पर आधारित है। इसमें राज्य के 7 अंगों स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का वर्णन किया है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, जो चाणक्य की कूटनीतिक और चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने की कथा पर आधारित है। मेगास्थनीज की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध रचना इंडिका है। चौरी पकड़े हुए यक्षिणी की आदम कर खड़ी प्रतिमा किस काल मूर्तिकला परंपरा का उदाहरण है? मौर्य काल का उदाहरण है। दीदारगंज बिहार से प्राप्त चामर धारिणी यानी चौड़ी पकड़े हुई यक्षिणी की प्रतिमा मौर्यकालीन मूर्तिकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह प्रतिमा मौर्य काल की विशिष्ट पॉलिशदार सतह के लिए प्रसिद्ध है, जो आज भी शीशे की तरह चमकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे और इन्हें मुख्य रूप से ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि में लिखा गया, जबकि में कुछ अभिलेख यूनानी और अरमाई भाषा में भी मिले हैं। अब और उत्तर काल को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।